हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी के बेस्ट शो गुरु टॉक में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस शो में मिलते हैं इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से जो इंडियन एग्जाम इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं, चाहे वो टीचर हो, कोचेस हो, गुरु हो, डाइटिशियन हो या फिर कोई डॉक्टर। अगर आप इस शो में आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में इसको शेयर भी करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में। आज इसी सब विषयों में चर्चा करने के लिए कि कैसे इंडिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एग्जाम को अच्छी प्लानिंग से क्रैक किया जा सकता है, हम आज बात करेंगे आईआईटी जेईई जैसे डिफिकल्ट एग्जाम की। आईआईटी जेईई एग्जाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आकलन होता है और ये कहा और माना गया है कि मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कोई ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट को क्लियर कर देता है, लेकिन आईआईटी जेईई सीधे सवाल नहीं पूछता। उसमें मल्टीपल थ्योरम्स इन्वॉल्व होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती हैं। उन सब को समझने के लिए और उन सब को सही जवाब देने के लिए ज़रूरत होती है कई अच्छे एक्सपर्ट गुरु की। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आइए स्वागत करते हैं रोशन सर का। रोशन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। मज़ा आ गया आपके आने से और आपको यकीन नहीं होगा, आप पहले मैथमेटिशियन हो जो हमारे शो में आए हो। ओके, दीज आर आवर अर्ली डेज कि अभी तक हम धीरे धीरे टीचर्स पे पहुंच रहे हैं और कई सारे टीचर्स से बात कर रहे हैं, तो ये पहले मैथमेटिक्स टीचर आप हमारे पास आए। सर, पहले ना ये तो हमने आपके बारे में पढ़ा, आप कितने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, बट मुझे ये समझना आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ से आते हो और कैसे ये पैशन आया टीचिंग करने का। एक्चुअली हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में जनरली मेरा जो एजुकेशन हुआ वो अलग अलग प्लेस पे हुआ। पहले मैं बिहार में मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके तो उसमें पहले मैंने 1 to 7 क्लास मैंने रही का, एक जगह का नाम है, ब्लॉक है वो, ओके तो मैंने वहाँ पे किया। फिर उसके बाद मेरे पापा का जॉब ट्रांसफरेबल था, ट्रांसफ़र हो रहा था उनका, तो फिर मैं बेनीपट्टी चला गया, वो भी एक ब्लॉक अनुमंडल था। ओके, तो फिर 8 to लेके डेट में 10 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। फिर 10th करने के बाद फिर मैं पटना आ गया, मैं अपने बड़े भाई के साथ। हाँ। तो वहाँ पे मैंने डेट में की आनंद सर से मैंने मैथ्स पढ़ा। आनंद सर, वो सुपर 30 वाले फेमस आनंद सर। ओके, तो मैंने उनसे फिर मैथ पढ़ा, फिर मैंने डेट में की बीटेक क्रैक किया। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने डेट में बीटेक किया, तो बीटेक करते करते मेरा प्लेसमेंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया। हाँ। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 2 साल जॉब किया। ओके, फिर मैंने उसको डेट में की जॉब को मैंने छोड़ के फिर मैंने एक ताइवा और कंपनी है, कोरियन कंपनी है, तो मैंने उसको ज्वाइन किया 1 साल के लिए। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो डेट में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो आप पढ़ते हो, एक्चुअल में जो आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे कॉर्पोरेट में कोई उसका यूज नहीं है। एक डिपार्टमेंट है R&D, उसमें आपका वहाँ पे एप्लीकेशन है उसका, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन है नहीं। ओह अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि इतना मेहनत आप कर रहे हो, इतना आप आँख फोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर वो क्या, इसमें क्या करना। तो फिर मैंने उसको डेट में की छोड़ दिया। फिर मैंने अपना धीरे धीरे अपना पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैं बीटेक कर रहा था, जब मैं एलजी में जॉब कर रहा था, उस समय भी मैं पढ़ा रहा था, जो कि वो भी उस समय भी मैं मैथ ही पढ़ा रहा था। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ने के बाद टोटली मैं इसमें आ गया और फिर उसके बाद से पढ़ा रहा हूँ। वाह, तो अब आपका एक फुल टाइम जॉब है कि आप सिर्फ स्टडी में रहते हो। तो मैथमेटिक्स सर बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। जैसे फिजिक्स में तो मज़ा आता है, केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस करते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और किन टीचर्स या गुरुओं ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए? एक्चुअली मेरे जो गुरु हैं वो आनंद सर हैं। तो मैंने उनसे पढ़ा और उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके। और मैंने वो देखा कि मैथ लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन सही में यदि आप पढ़ोगे तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। हाँ। एक्चुअली आप लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे को एसएसटी में पढ़ लिया, एसएसटी बहुत ईजी लग रहा है, मेरे को साइंस बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। अब मैथ से आसान इसलिए कुछ भी नहीं है, यदि मैथ को आप समझ पा रहे हो तो मैथ आपका स्कोरिंग भी है और आपको मन भी लगेगा। लेकिन आजकल के बच्चे में यहाँ पे ये हो रहा है कि बोलते हैं कि डेट मीन्स कि मैथ हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो सर हम क्यों पढ़ते हैं। उनको ये डेट मीन्स ये रियलाइज़ कराना होता है कि इसका भी कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन दिखेगा। हाँ। जनरली जब हम आनंद सर से पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम चीज़ों ग्राफिकल अप्रोच बताते हैं, और वही मेरे पढ़ाने में भी रहता है कि मैं चाहता हूँ कि ग्राफिकल अप्रोच से बच्चे को समझाऊँ। हाँ। तो बच्चे को ये रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी है कि उनको ये समझ में आए कि मैथ भी पढ़ते हैं तो कोई ना कोई इसका काम है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये चीज़ है। मैंने सुना है कई बार कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा कभी काम नहीं आते, बट आई थिंक ये आपकी अर्ली एज में वायरिंग करते हैं आपके दिमाग की, उससे हेल्प होती है। सर अब सीधा जंप करते हैं जेईई की। आप पिछले 10 सालों से जेईई पढ़ा रहे हो और जैसे मैंने टेस्टिमोनियल पढ़े और लोगों से बात की
तो 1000 से ज़्यादा बच्चे शायद निकल गए होंगे अभी तक आपके पढ़ाए हुए। यस। और रिसेंट स्कोर क्या था जो इस बार लास्ट सर अभी बच्चे निकले? सर अभी 30 बच्चे ने मेरा दिया था। हाँ। तो उसमें से डैट में अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 90% से वह बच्चे ने क्रैक किया है। IIT क्लैक कर दिया है एडमिशन। वाओ। और वो बाकी जो बच्चे हैं वो भी शायद बिट्स पिलाने तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं। यस। सर जेई के ऊपर बात करते हैं। जेई डिफिकल्ट एग्जाम है, हर किसी को बात पता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो आज टच नहीं करते क्योंकि मैथ्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो मैथ्स में ऐसा क्या पूछता है जेई कि जो नॉर्मल हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं और वो जेई में हमें नहीं समझ में आते? तो एक्चुअली जो जेई के पेपर देखते हैं, सवाल देखते हैं, तो जिन लोगों को सवाल समझ नहीं आते वो हैरान होते हैं कि ऐसे लोग सॉल्व करके निकल भी कैसे जाते हैं। एक्चुअली सर रीज़न क्या होता है ना कि जो मैथ के पेपर जनरली कोई भी कंपटीशन में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। हाँ। लेकिन हम टफेस्ट पार्ट उसको मानेंगे तब यदि हम मेंटली, यदि हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं कि ये बहुत टफ है तो टफ है। यदि हम ये समझेंगे नहीं ये बहुत आसान है, मैं कर लूँगा तो कर लूँगा, ये सारे दिमाग का खेल होता है। अब मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि जनरली जो मैथ आप करते हो तो मैथ को डैट मीन्स कि हम किस वे से करें, करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आजकल के बच्चे को जो मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको ही सिर्फ लगाने की कोशिश करता है। हाँ। उन जब भी आप क्वेश्चन में आपका आईटी का क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन कर, चाहे आईएसआई का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि यही कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। हाँ। आपने जो पिछले पढ़ा उसका भी कंसेप्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं आप वहाँ पे, उसका भी यूज होता है। हाँ। तो बच्चे यहाँ पे होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हैं, जैसे ये कंसेप्ट यहाँ पे आज मैंने पढ़ लिया यही लगने वाला होगा, ये गलत है। आपको डैट मीन्स की पहले का भी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। यदि ऐसा फॉर्मेट है तो ऐसा हम यूज़ करेंगे, ऐसा कंसेप्ट है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट है तो ऐसा होगा, तो उस कंडीशन में मैथ बहुत आसान हो जाता है। ओके। तो जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे निकले हैं सर, उनके एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो उनका मैथमेटिक्स की तरफ जो उनका नज़रिया था वो क्या था, डिफरेंट किस तरह से था बाकी बच्चे जो नहीं निकले? मेरे जो मैंने बच्चे लोग को देखा उसके अकॉर्डिंग उनका मैथ के प्रति रुझान अच्छा रहता है। आप चाहे उनका डैट में CBSE लेवल देखो या डैट में उसकी आप JEE लेवल देखो या ISI लेवल देखो, तो उस कंडीशन में मैथ में कंफर्टेबल रहते हैं। लॉजिक इसका ये होता है कि मैं बच्चे को ऐसे ट्रेंड करना चाहता हूँ कि ताकि उनको ये लगे कि ये फॉर्मेट यदि हम बना लें, यदि कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का डैट मीन्स कि ये भी अप्रोच हो सकता है। ओके। अभी जैसे मेरे बच्चे ने कभी IIT का एग्ज़ाम दिया तो उसके अभी मैथ में दोनों टर्म में मेंस वाले में 99.9% आया। वाह। तो लॉजिक इसका ये था कि मैं बच्चे को ऐसे ट्रेंड करने की कोशिश करता हूँ कि डैट में उनको लगे कि मैथ कोई टफेस्ट पार्ट नहीं है, मैथ एक आसान है, बशर्ते पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। सर आप 10 साल से पढ़ा रहे हो, तो 10 साल पहले जो बच्चे थे जो आज के बच्चे, उसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो वो क्लास में आते हैं कि हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ा दो, या फिर वो कुछ तैयार करके आ रहे हैं, जो निकलने वाले बच्चे होते हैं? सर एक्चुअली दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो बच्चे ये होते हैं कि जिनको लगता है कि एक उनके अंदर एक जुनून है, जिनको बोलते हैं हम लोग पागलपंती, जिसको बोलते हैं अंदर से आग। उनको ये चीज़ है कि मुझे IIT क्रैक करना है, तो बच्चे आजकल वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो 50 या 90% हम बच्चे को मान सकते हैं कि जिनके अंदर वो आग नहीं है। हाँ। तो डैट में बच्चे में डिफ़िकल्टी अभी आ रही है। अभी डैट मीन्स किया तो मेंस भी क्लियर नहीं कर पा रहे। लॉजिक क्या है कि पढ़ने का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया अपने आप को। वो समझते हैं कि भैया ये कंसेप्ट है तो यही लगाना है। पहले के ज़माने जो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को जो ट्रेंड किया जाता था, 5 क्वेश्चन नहीं आप कर रहे हो, लेकिन 5 क्वेश्चन में कम से कम 25 कंसेप्ट लगे हुए हैं। हाँ। अभी क्या हो रहा है कि आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो कंसेप्ट की क्लियरिटी आपके पास नहीं है। तो दोनों में बहुत का डिफरेंस है। ओके। पहले जैसे हम लोग IIT क्वेश्चन करते थे तो उसमें क्या था सर, आप 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है। यानी एक क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट लगे हुए हैं, आप उसको दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हो। आजकल के बच्चे को 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियरिटी, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ पे क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, उनको उसके बारे में पता नहीं। और इसलिए जो 10% बच्चे हैं क्लियर कर लेते हैं, जो ये समझते हैं कि ऐसा होना है, और जो 90% बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर, आई लव दिस। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको क्या लगता है कि कितना टाइम देना चाहिए मैथमेटिक्स को? सर मैं अपने बच्चे को ये ट्रेन करता हूँ कि डैट में 3 आवर्स 1 सिटिंग में आपको मैथ करनी चाहिए। 1 सिटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें आपको 3 घंटे लगातार तो मैथ होनी ही चाहिए। बट लेकिन सर वो फोकस जो है 30 मिनट्स का ही होता है ना, उसके बाद तो बिकॉज इसका लॉजिक ये सर, इसका लॉजिक ये है कि आजकल के बच्चे को जो मैं देखता हूँ वो 30 मिनट के बाद या तो इधर मोबाइल पे या टीवी पे इधर चले जाते हैं, वो गलत है। उनको 3 घंटे की लगातार सेटिंग होनी चाहिए उनके अंदर। यदि 3 घंटे के अंदर वो सेटिंग नहीं है तो दिक्कत है मैथ के लिए। मैथ्स के लिए Yes, 3 घंटे की आप बोल रहे हो? एक 1 सिटिंग
अच्छा, वन सिटिंग कहने का मतलब है कि आप पहले से एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे मैथ में ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक ले लिया, स्ट्रेट लाइन ले लिया, कोई भी टॉपिक ले लिया, उसमें डिसाइड कर लो कि भैया मुझे 3 घंटे में ये पढ़ने हैं और ये पहले से आपको वहाँ पे रहना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। और वो 3 घंटे में ऐसे आप डेट मीन्स पढ़ो कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेरे जो गुरु थे आनंद सर, वो बताते थे कि यदि आप पहले से टारगेट सेट करके बैठते हो तो दिमाग उसके अकॉर्डिंग फास्ट मूव करता है। यदि आप मान लो कि पढ़ने के लिए बैठ के आपको डिसाइड ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, गोली नहीं मालूम है आपको, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो होगा। ओके सर, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ना सबसे पहला टॉपिक आप क्या पढ़ाना पसंद करते हो या क्या पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक्चुअली सर हमारा जो प्लानिंग होता है कि मैं बच्चे को थोड़ा ईजी से स्टार्ट करूँ। एक्चुअली बच्चे 10th से 11th में आते हैं, वो थोड़ा सा 10th मूड में रहते हैं, उनको लगता है कि यही है एक दुनिया है, आगे कुछ है टफ हो जाएगा तो थोड़ा सा रिपल्सन क्रिएट होता है। तो बच्चे को ऐसा चीज़ पढ़ाओ जो ऑलरेडी वो पढ़े हुए हैं। जैसे आप क्या पढ़ाते हो? जनरली मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाता हूँ कि ताकि 10th क्लास में पढ़े हुए हो तो उनको एक आइडिया रहता है कि मुझे करना कैसे है। ओके। तो बच्चे को इंटरेस्ट लगता है। तो बच्चे फिर उसमें पिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यस ओके। तो जो आपने शुरुआत से पढ़ाया और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले गए, इट्स लाइक अ गेम कि आपने पहला स्टेज पार किया, फिर दूसरा स्टेज पार किया, फिर तीसरा स्टेज पार किया। तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया पहला, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स थ्योरम आता है जिसमें मल्टीपल थ्योरम इन्वॉल्व है, तो आपको वहाँ तो एक्सपोज नहीं करते बच्चों को शुरुआत के दिनों में ना? नहीं। यही सजेस्ट करते हो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक और टॉपिक पढ़िए, फिर उन दोनों का मिला के टेस्ट लीजिए। तो आप टेस्ट भी लेते रहते हो? यस सर। उसमें मेरा प्लानिंग ये रहता है कि जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ तो एक टॉपिक वाइज मैं टेस्ट लेता हूँ। और जैसे मान लो कि वैसे ट्रिगोनोमेट्री मैंने कंप्लीट किया और मैंने कम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट किया, तो दोनों के मिला के भी मैं एक टेस्ट लेता हूँ। और इनका क्वेश्चन मैं इसमें डाल दिया ताकि इसका एप्लीकेशन को समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है। यस सर। तो सर जैसे अभी बच्चा आया कि चलो, अभी मैं बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात किया पिछले 3 सालों में, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारा फैमिली में जीन्स में है कि हमारा भतीजा निकला था, हमारा ये निकला था। और आपकी क्लास में भी ऐसा आता है क्या कोई बच्चा कि पुश कर दिया माँ बाप ने कि चला जाओ और आप उसको मना कर देते हो कि नहीं? यस सर, आते हैं, है ना। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि डैट मीन्स कि बच्चे को पहले क्या हो, दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है सर। बच्चे को तो पहले 10 से ही 9 से पेरेंट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई बच्चे को ना IT कराना है। लेकिन मैं पेरेंट को ये बोलता हूँ कि अभी 2 साल आप रुको, पहले उनको जज तो करो कि जाना किधर चाहते हैं। मैंने कितने ऐसे पेरेंट को देखा है सर कि 9th 10th वो कहीं पे जा रहे हैं, IT की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 11th आते आते वो कॉमर्स ले लेते हैं। लॉजिक इसके पीछे क्या होता है कि डैट में बच्चे को आप फोर्स करोगे तो बच्चे ले तो लेंगे लेकिन उनका मन नहीं है। उनको डैट में मन नहीं है, तो जब तक उनका मन नहीं होगा रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा। आपको बच्चे के मन के को आप टटोलो और उनको देखो कि बच्चा करना क्या चाहता है। तो उस कंडीशन में 9th 10th तो आपको रुकना चाहिए। आजकल के क्या करते हैं बच्चे के 9th में कहीं पे डाल दिए, वहाँ पे भैया 11th का सिलेबस करवा रहा है, उनको 12th का करवा रहा है, तो पेरेंट को लगता है कि भैया ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप बच्चे के बारे में तो सोचो, बच्चे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रिजल्ट तो बच्चे देंगे ना। सर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि बच्चा आपकी क्लास में आया और पहले महीने में आपको लगा यार ये कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कहीं से कुछ उसको मोटिवेशन आया और उसने IIT JEE निकाल दिया? बिल्कुल सर, हुआ। मेरे पास एक सर बच्ची थी वैष्णवी। वो बच्ची डैट मीन्स की मेहनती थी। लेकिन शुरू में मुझे लगा वो अभी IIT दिल्ली में है। क्या बात है। तो सर डैट मीन्स की मुद्दा ये होता है कि आप पढ़ते कैसे हो और उनको गाइड कैसे करते हो। यस। लेकिन अगर आप मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर बेसिक एप्टीट्यूड नहीं है लेकिन एक अच्छा टीचर गुरु मिल जाए और बच्चा मेहनत करे तो IIT निकालना भी बिल्कुल एक कहावत है ना कि जो आपके पास हार्ड वर्क है वो टैलेंट को बीट कर सकता है। तो यदि आप हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी में करते हो, ये नहीं कि आप आज किए कल नहीं किए फिर परसों कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी है तो हार्ड वर्क बीट अ टैलेंट। बट लेकिन एक बात है सर, जैसे बायोलॉजी की बात करो या फिजिक्स की बात करो या केमिस्ट्री की बात करो, तो वहाँ पे कुछ मेमोराइजिंग स्किल काम आ जाती हैं आपकी, ठीक है, कुछ कंसेप्ट याद करने हैं और इक्वेशंस याद करनी है या कुछ डेफिनेशंस याद करनी है। लेकिन मैथमेटिक्स में याद करने जैसा कुछ नहीं है ना, वहाँ तो कंसेप्ट है। तो मेमोराइजिंग स्किल किसी की बहुत अच्छी है लेकिन एनालिटिकल स्किल वीक है, तो क्या एनालिटिकल स्किल इंप्रूव करी जा सकती है? बिल्कुल। उसके लिए सर मैंने एक प्लानिंग किया हुआ है कि मैंने बच्चे को ये देखा कि बच्चे कुछ जो है ना गोल बनाते हैं कि मुझे JEE करना है, लेकिन जो उनका IQ लेवल होता है वो उस लेवल पे नहीं रहता है। तो मतलब IQ लेवल का मतलब आप थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको इन्हेंस करने के लिए मैंने अपना एक प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें लॉजिकल में उनको हर संडे में करवाता हूँ ताकि बच्चे की जो थिंकिंग स्किल है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो फिर वो JEE वाले में बैठे। क्योंकि IIT जो है पर रट के नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। आपको अपना स्किल बनाना है, आपको अपना टैलेंट बनाना है।
और उसके अकॉर्डिंग आपका टैलेंट है, स्किल तब बन पाएगा जब आप कुछ सोचोगे। आजकल के बच्चे में प्रॉब्लम क्या है कि हर बच्चे जीनियस और स्मार्ट हैं, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ प्रॉब्लम है। एक तो वो मगिंग करते हैं। हमको बच्चे को ये सिखाना है कि आप मगिंग मत करो, आप थिंकिंग करो। आईआईटी तभी क्रैक कर पाओगे जब आप थिंकिंग करोगे। आप वहाँ पे मगिंग करके आप आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते हो। सर मैं आपको कहानी बताऊं कि 9 लाख बच्चे आईआईटी में बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में कितने बच्चे का आईआईटी होते हैं? अप्रॉक्सीमेट सही में माना जाए तो मैं तो मानता हूँ 5000 बच्चे को। बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो 5000 बच्चे होते हैं तो उनको मनमाफिक अपना ब्रांच मिलता है। लेकिन 5000 से 10,000 के नीचे आप आते हो तो जो आईआईटी चाहेगा वो ब्रांच आपको लेना पड़ेगा, जहाँ भेजेगा वो जाना पड़ेगा। तो आपका अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए कि आपका मन हुआ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वो देगा नहीं। 5000 से बिलो हैं तो उसका जो मन करेगा, सिविल होगा तो सिविल दे देगा, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। तो एक्चुअल में 9 लाख में सिर्फ 5000 बच्चे को आईआईटी होता है, और वो 5000 बच्चे वही कर पाते हैं जिनको पढ़ने का आर्ट पता है कि पढ़ते कैसे हैं। सर अब माना चलो हमें आईआईटी निकालना ही है और हम 5000, अब जो आपने टारगेट अभी सेट नया कर दिया कि 5000 की में अंदर रैंक लेके आनी है। आईआईटी में जाने से ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको अपने मन की ट्रेड ही नहीं मिली तो क्या ही फायदा। यस यस। तो 9 लाख से 17 लाख का फॉर्म भरते हैं लोग और 9 लाख फाइनल एग्जाम देते हैं। तो उसमें से अगर हमें मैथमेटिक्स निकालना है तो आपके 10 साल के विजडम के हिसाब से क्या क्या टॉपिक हैं जो ये तो एकदम आपको आना ही चाहिए? सर अलजेब्रा प्रोजेक्ट, यदि हम चैप्टर वाइज बुक वाइज की हम बात करें, टॉपिक वाइज, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये 3 चीज़ों पे आपकी पकड़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। और कैलकुलस में आपका कैलकुलस पोर्स में, मैथ में सर क्या कह सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं है। मैथ में सर हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। आप कैलकुलस का एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल देगा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट में डाल देंगे। तो भैया आपको वो नॉलेज नहीं है तो कहाँ से ये कर पाओगे आप? छोड़ कुछ ही सकते, नहीं छोड़ सकते, आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए सर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन लिमिट में भी है। अब आप मान लो कि आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आया तो लिमिट कहाँ से कर पाओगे आप? तो मतलब हर एक टॉपिक का नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके। और जैसे आपने बोला ना कि आप बच्चों को तैयारी कराते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत किया, तो लास्ट में आप क्या पढ़ाते हो? सबसे लास्ट में मेरा कैलकुलस रहता है सर, क्योंकि वो डिफिकल्ट है और सारे चीज़ें आ जाती हैं। मैं कोई चीज़ को डिफिकल्ट, मैं बच्चे को ये दिमाग में डालता हूँ ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं कैलकुलस से सबसे आसान मानता हूँ। मेरे जो गुरुजी आनंद सर जो मैंने जो पढ़ाए हैं, मुझे सबसे आसान कैलकुलस से लगता था। क्योंकि वहाँ पे सर बोलते हैं कि कैलकुलस टफ है, लेकिन कैलकुलस सबसे आसान है। बशर्ते आप बच्चे पढ़ते कैसे हैं, आप उनको गाइड कैसे कर रहे हो। यदि मैं सर ये बोलूँ कि ये चीज़ भारी है, ऑब्वियस ही बात है भारी है, बच्चे के दिमाग में भी यही जाएगा। मैं बोलता हूँ कि नहीं ये बहुत ईजी है, तो वो भी सोचेंगे हाँ ईजी है, कर लेंगे। तो साइकोलॉजिकली आप उनको बूस्ट करो, इनको डिप्रेस मत करो। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि उनको भाई कि मैं ये कर रहा हूँ सर होगा या नहीं होगा, उनका मोरल ऑलरेडी डाउन रहता है। सर आईआईटी जेईई के लिए तो वही है ना, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक मालूम नहीं चलता कि मैंने निकाला कि नहीं निकाला। किसी को नहीं मालूम कि मैंने निकाला कि सर जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी यूपीएससी का रिसेंटली रिजल्ट आया, एक बच्ची का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वह बच्ची का फर्स्ट में मेंस नहीं हुआ था, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में उसने बोल दिया था कि मुझे फर्स्ट रैंकर आना है, तो फर्स्ट रैंकर आ गई। सर सब कुछ दिमाग का खेल है कि दिमाग में आप सोचोगे ना कि मुझे करना है तो मुझे करना है। यदि आप सोचोगे कि भाई मुझे नहीं होगा, भाई नहीं होता, नहीं होगा आपका। कभी भी टूटे हुए मन से आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते ना। आपको अपना मन तो स्ट्रॉन्ग, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है। अब मान लो कोई आदमी इतना तैयारी करता है, कोई आईएएस का टॉप किया, उसके मन में विश्वास तो था ना कि मैं करूँगा। यदि वो बोलती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं होता उसका, नहीं होता। एक अंदर आपको विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे से तो नहीं होगा। हम बोलते क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कोई चीज़ ये टफ तो नहीं है, बशर्ते आप रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब यदि यो करते तो कोई भी काम सर इजी है, चाहे आईआईटी हो, चाहे आप आईएसआई का एग्जाम ले लो। आप आईएसआई की बात करते हैं सर, आईएसआई बहुत टफ हम मानते हैं। हाँ सर, आईएसआई मैंने आपके अभी सुना, इंडियन स्टैटिस्टिकल, बारे में भी थोड़ा बताइएगा ये कौन सा एग्जाम है? सर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट होता है। ओके। वो ऑल इंडिया में बहुत कम सीट उसके होते हैं। जो मैथ लवर है, जिनको मैथ से बहुत प्यार है, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ओके। तो यदि सर उसका सीट बहुत कम होते हैं, लेकिन सर यदि आपका उसमें प्लेसमेंट हो गया, यदि आप उसमें एलिजिबल हो गए, तो सर अब फिर आपको पीछे मुड़ के कभी देखने की जरूरत नहीं। वो अच्छा, वो अलग चीज़ है, मतलब वो टोटली मैथ है, उसी लेवल का है जो आईआईटी जेईई की तरह से। थोड़ा सा मैथ, हाँ लेवल मैथ का वही है, बशर्ते वो टोटली मैथ है।
अच्छा टोटली मैथ्स है। प्योरली इसको हम बोलते हैं कि वह बच्चे के लिए सही है जो मैथ लवर है, जिनको मैथ से बहुत प्यार है। तो लेकिन IIT में क्या है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैथ्स है। ओके, तो सर आपके उसी पिछले सवाल जवाब पे आते हैं कि जैसा आपने बोला ना कि अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं निकाल सकता हूँ, तो शो में आए हुए ना बहुत सारे टीचर्स ने यही बात बोली है कि जो ठान के आते हैं ना कि हमारा होना है, हम कर लेंगे, तो वो कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी बात, ये लगभग हर टीचर, हर गुरु यही बात बोल रहा है। तो अगर ये बात आपको अच्छी लगी ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें ना कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है सर IIT में मैथमेटिक्स को लेके? किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं या कुछ भी? एक्चुअली ऐसा आजकल सर रेंडमली हो रहा है। एक्चुअली सर मैं बताऊँ कि पहले आजकल अलजेब्रा ज़्यादा आ रहा है, कभी कोऑर्डिनेट होता है, कभी कैलकुलस होता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो शिफ्ट में होता है। तो किसी शिफ्ट में सर अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, किसी की शिफ्ट में कैलकुलस से ज़्यादा आ गया, किसी में कोऑर्डिनेट से आ गया, तो कोई सर फिक्स नहीं है अभी कोई फिक्स नहीं है। और कौन सा टॉपिक ऐसा था जो 2 दिन में हो जाता है? सर मुझे लगता है कि सर वेक्टर 3D मुझे बहुत अच्छा बच्चों को लगना चाहिए, ईजी लगता है। फिर उसके बाद कैलकुलस में सर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। हाँ, वेक्टर 3D के तो सर सवाल आता ही आता है, लगभग हर साल आ जाता है। 3-4 क्वेश्चन आते हैं उससे, लेकिन वो मल्टीपल थ्योरम को जोड़ के कहीं से IIT पूछता है। जैसे मान लो कि सर सपोज दैट कि आप यहाँ पे APGP की बात करते हैं, APGP में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एप्लीकेशन है। तो बच्चे को मैं यही सर बोलूँगा कि हर चीज़ों पे नॉलेज रखें, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आजकल हर बच्चे सर जीनियस और स्मार्ट है, लेकिन वही बच्चे सर आगे निकल पा रहे हैं जो हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। आजकल सर क्या हो गया ना कि बच्चे 2 तरह से पढ़ाई करते हैं, एक होता है हार्ड वर्किंग और एक होता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करता है वही आगे निकल पा रहा है, क्योंकि उनको पढ़ने की कला पता है कि कैसे पढ़ा जाता है। हार्ड वर्क भी करेंगे तो कैसे किया जाता है। कितने बच्चे को ऐसा होता है कि वो हार्ड वर्क करते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ जानते हैं कि पढ़ना है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कैसे पढ़ना, तरीका कितना है। लगा तो डिलीजेंट तो है वो, सुबह से शाम लगा रहे हैं, वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन दैट मीन्स उनका रिजल्ट एट द एंड बच्चे की गलती नहीं है। सर एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये दोनों इंडिया के जो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है उनसे रिलेटेड है। जैसे कि एक एग्जाम UPSC इज द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, IIT JEE वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो UPSC में जनरली क्या होता है ना कि बच्चा 7-8 बार अटेम्प्ट मारता है निकलने के लिए, राइट, क्योंकि उसका आउटकम बहुत ज़बरदस्त है। तो आप क्या रिकमेंड करते हो बच्चों को IIT JEE में? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका माना 10,000 रैंक में 8,000 रैंक आया, तो यू शुड अगेन गो फॉर IIT JEE कि अच्छा रैंक निकाल के आए, ड्रॉप करे? नहीं, मैं बच्चे को ये सिखाता हूँ कि आप वहाँ पे ड्रॉप के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि सर ड्रॉप के पक्ष में 2-3 चीज़ हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि बच्चे को 2-3 चीज़ वहाँ पे ड्रॉबैक निकल के आता है। एक तो बच्चे जो होते हैं मॉरली डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सपोज दैट कि मैं और आप फ्रेंड हैं और मेरा मान लो या आपका मान लो IIT हो गया और मेरा कुछ रैंक से पीछे रह गया, है ना, तो पेरेंट बोलेंगे भाई तू ड्रॉप ले ले, वो ड्रॉप ले लेता है, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहता है कि मेरा फ्रेंड तो IIT दिल्ली में है या IIT मुंबई में, IIT मद्रास में, तो एक 50% साइकोलॉजिकली बच्चा वहाँ डाउन है। और वो बहुत यंग एज भी है, बहुत यंग एज भी है। दूसरी बात ये होता है कि डैट मीन्स कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ाई तो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अब क्या पढ़ूँ। इसी कॉन्फिडेंस में वो डैट मीन्स कि जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो रैंक उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में आया रहता है, तो वहाँ 50% रिस्क होता है कि वो रैंक उनको आए भी या ना आए। करेक्ट, हाँ, कई बार मैंने सुना है कि नहीं भी आया। नहीं, बिकॉज लॉजिकली ये होता है कि बच्चे को डैट मीन्स कि प्रैक्टिकली चीज़ बताओ कि ड्रॉप आउट यदि 8,000 रैंक में है तो उनको NIT तो मिल रहा है। NIT में तिरछी वारंगल जहाँ चाहेंगे उनको हो जाएगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो उनको वहाँ चले जाना चाहिए, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब पर भी बोलता हूँ कि कोई कॉलेज में ले लो, साथ में प्रिपरेशन भी करो, ताकि आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट ना पड़े कि मेरा दोस्त वहाँ है, मैं तो भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप एडमिशन ले लो। एडमिशन के जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है सर, वो टोटली डैट मीन्स कि जस्ट लाइक रिवीजन ऑफ JEE सिलेबस। तो आप वहाँ के साथ में कर सकते हो, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में तैयार एग्जाम दो, फिर हो जाता तो चले जाओ आप। गुड। ISI आपने बताया मैथमेटिक्स, IIT JEE में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, CUET में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश भी आ गया, राइट? तो इन तीनों में आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो? आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार तुम्हारा जो कैलिबर है वो तो मैथमेटिक्स का, तुम सिर्फ ISI की तरफ देखो, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी अच्छा कर रहे हो, तुम इसमें भी देखो, और एक तीसरा बच्चा तेरी इंग्लिश और या तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है और तुम्हारा ये सब करंट अफेयर्स भी अच्छा है, तो तुम सारे एग्जाम दो। सर मेरा जो इसमें होता है कि जैसे बच्चे जो IIT की तैयारी करते हैं,
तो जो मैथ जो होता है टोटली ISI और प्लस जो जेई अप्रॉक्सीमेट सेम है, सेम सिलेबस। तो जो बच्चे मेरे IIT में बैठते हैं मैं उनको ISI में भी फॉर्म भरवाता हूँ और ISI का भी एग्जाम में दिलवाता हूँ। ओके। लेकिन सर डैट मीन्स कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए CUT एक श्योर है कि CUT उनको करना ही है। दूसरी बात कि जो PCM वाले बहुत सारे बच्चे जो CUT करना चाहते हैं तो उनको मैं IIT वाले बैच में नहीं लेता हूँ ओके। और उनको ISI के लिए भी फोर्स नहीं करता। लेकिन जो IIT वाले बच्चे होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि ISI का भी फॉर्म भरो, ओके। ताकि दोनों का सिलेबस सेम है। यदि मान लो किसी बच्चे को सिर्फ IIT की तैयारी कर रहा है और किसी का फिजिक्स कमज़ोर है तो भाई उसके लिए बेस्ट है कि ISI की तैयारी कर ले, ISI के फॉर्म भर दे। यदि मान लो किसी का सर केमिस्ट्री कमज़ोर है तो सर मैथ और फिजिक्स से आप क्वालिफाई कर सकते हो, रैंक नहीं ला सकते हो। रैंक केमिस्ट्री देगा आपको। तो मतलब मान लो किसी का सर मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उससे आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन आपका रैंक नहीं आ पाएगा। तो रैंक तो आपको चाहिए। तो रैंक जब तक नहीं आएगा यदि उसको उस तरह के बच्चे को मैं ISI के लिए फॉर्म भरवा देता हूँ। और ISI के लिए फॉर्म हो गया तो ISI में भी हो गया तो ISI में आप चले जाओ। ISI इज द बेस्ट। गुड। आई थिंक जैसे आपने बोला ना कि आपका छोटा बैच होता है और आप बड़ा ध्यान देते हो, आपको मालूम होगा एक एक बच्चे का क्या क्या एट्रीब्यूट है, कॉग्निटिव स्किल कैसी है। तो व्हाट डू सजेस्ट कि किसी बड़े ब्रांड की कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए जहाँ 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, या छोटे छोटे बैचेस में तैयारी करनी चाहिए? सर एक्चुअली ये बात ना पेरेंट को भी समझना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है। सबसे पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट को समझना चाहिए कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा 250 के बच्चे में ठीक से पढ़ सकता है तो नो प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा एवरेज है, मीडियोटर है, तो उनको डैट में उस तरह के बैच में नहीं भेजना चाहिए। एक और चीज़ होता है सर कि जो जैसे मैं अपने पेरेंट की बात किया या बैच में भेजने की बात किया, तो कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं कि अपने अपने बच्चे को कि देखते हैं कि आपका बच्चा जा रहा है तो मेरा बच्चा भी वहाँ पे जाए। तो पेरेंट को ये भी समझना चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा का हर पाँचों उंगली एक समान नहीं होता। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, सबका काम अलग अलग है। तो हर बच्चे की जो टेंडेंसी, क्वालिटी इन्हेंस करने की टेंडेंसी होती है अलग अलग होती है। आप सभी को एक समान जज नहीं कर सकते हो। यदि आपका बच्चा मान लो कि मेरे कोचिंग में आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका बच्चा भी मेरे कोचिंग में ही आए। उनको जज करना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। आजकल क्या सर मैं देख रहा हूँ कि डैट मीन्स पेरेंट की नज़र में ये हो गया कि उनका बच्चा यहाँ जा रहा है तो मेरा बच्चा भी वहाँ जाना चाहिए। ये थोड़ा गलत है। अब उसी कारण से यदि 100% जिस कोचिंग में बच्चे जाते हैं तो उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं आप देखो। यदि मैं सर एक एग्जाम्पल बताऊँ कि कहीं कोई कोचिंग है जहाँ पे 20,000 बच्चे IIT का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें से मान लो कि 200 बच्चे ने निकाला, परसेंटेज निकाल लो आप, कितना हुआ? बाद बाकी बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए? या तो ड्रॉप आउट करेंगे या तो कुछ और करेंगे या डिप्रेस हो जाएंगे। मैंने सर कितने ऐसे बच्चे को देखा है जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कि समझिए सर टॉपर लेवल के बच्चे हैं, लेकिन बाद में स्ट्रेस डिप्रेस के कारण उनका एडमिशन की मेंस तक क्लियर नहीं हो पाता। आप ये देख रहे हैं ट्रेंड बच्चों में? बिल्कुल बिल्कुल आजकल सर मेरे सामने हुआ है सर कि मैंने कितने ऐसे बच्चे को देखा है कि जो पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आया तो उनको दोनों अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हो पाया। लॉजिक क्या? क्योंकि बच्चा स्ट्रेस है, बच्चा डिप्रेस है। तो इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न सिर्फ बच्चा ही नहीं है, बहुत सारा फैक्टर बनता है। फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट है, प्लस उनको डेट में किस तरह से आपने बाय फोर्स तो नहीं किया, आप उनको बाय फोर्स आप उनको नहीं तो भेज रहे हैं। तो बहुत सारा फैक्टर। आप बच्चे के साथ बैठो, उनसे बात करो कि बच्चे के लिए सही क्या है, बच्चे के लिए सही नहीं क्या नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग जज कीजिए आप। सर कई बार आपने देखा है कि ये बच्चा मेरा मायूस हो गया, सडनली फर्स्ट क्लासेस में आता था अच्छा था, अभी ऐसा हो गया, एंड देन यू स्पोकन विद द पेरेंट और उसके बाद सब लोगों ने एज अ टीम बना के काम किया एंड बच्चा अच्छे फ्लाइंग कलर्स में। जी सर मेरे पास बहुत है। एक मैं बच्चे का नाम लूँगा सर, मयंक बागची। वो जब बच्चे आया था सर बहुत ही मीडियोटर था, बहुत ही मीडियोटर था और एट द एंड उसके बहुत अच्छे स्कोर आ गए। तो उसमें ये होता है कि सर बच्चे को समझो, उनसे बात करो, उनके डैट में दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेने की कोशिश करो। यदि वो चीज़ आपको बोल दे रहे हैं तो बच्चे से फ्रैंक थोड़ा सा बनो, उनकी दिल की बात समझो कि वो करना क्या चाहते हैं, वो करना IIT चाहते भी या नहीं करना चाहते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो बाय फोर्स मत करो, क्योंकि हर बच्चा IIT के लिए नहीं बना हुआ है। आप यदि हम बोलेंगे सर मेरा बेटा भी IIT कर ले, आपका बच्चा भी IIT कर ले, तो सर सही नहीं है। आपका बच्चा अलग लाइन में जाएगा, मेरा बच्चा अलग लाइन में जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं तुमको भी करना है, तो बच्चा करना तो स्टार्ट कर देगा, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा? नहीं के बराबर है। आपने दोनों तरफ की स्टोरी बताई कि एक बच्चे को जबरदस्ती बोला गया था कर ले और वो नहीं कर पाया, और एक बच्ची आपको लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएगी और उसने IIT दिल्ली में ऑलरेडी है।
तो विद इन द जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं ऊपर नीचे करके, एंड जब आप गाइड करते तो हो जाता है। तो छोटे बैच में तो शायद समझ आता होगा टीचर की चलो मेरे पास ये 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, हो जाता है। वेरी गुड सर, आई थिंक दिस इज़ अ राइट अप्रोच कि आपका टीचर और आपके पेरेंट और आप तीनों मिलकर अगर एक टीम बन जाएं तो बड़ा आसानी से हो सकता है। और अगर आप जितना जल्दी पहचान लें कि क्या मेरी जर्नी हो सकती है तो उस तरफ अगर एनर्जी और टाइम डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो वो मायूसी बहुत टेंडर एज में मिलेगी नहीं बच्चों को। एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, जैसे पेरेंट हैं हाँ। तो मैं पेरेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ। ओके। जैसे मान लो कहाँ पे जहाँ पे जैसे बच्चे करने वाले हैं, जैसे मान लो कि आप आईटी करने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आप डाउन हो रहे हो तो मेरा काम है कि मैं आपको फोर्स करूं कि भाई तू कर, तू यहाँ डाउन हो रहा है। तो एक तो ये, तो वहाँ पे मैं पेरेंट को एक फ़ोन करता हूँ, मैं पेरेंट को ये बोलता हूँ कि आप इसको बैलेंस बनाओ। यदि मैं उस लेवल पे इसको फोर्स कर रहा हूँ तो आप इसको मोटिवेट करो ताकि एक बैलेंस सिस्टम बन पाए। जैसे मान लीजिए कि आप घर में भी जा रहे हो और घर में पेरेंट आपको डांट रहा है और मैं भी आपको डांट रहा हूँ, तो अनबैलेंस हो गया कि बच्चे में जो भी करने की टेंडेंसी होगी डैट मीन्स कि वो रिपल्सन क्रिएट कर देगा। आप जैसे मान लो कि कोई भी आदमी करता है, 2 साल का जर्नी है, 2 साल के जर्नी में ग्राफ अप एंड डाउन तो होता रहता है। अब उसमें मान लो कि मैं भी डांट रहा हूँ बेटा क्या हो गया, पेरेंट भी डांटे बेटा क्या हो गया, तो बच्चा का जो भी करने का मन है वो नहीं कर देगा। यदि मान लो कि सपोज दैट कि मैं यदि सपोज दैट फोर्स कर रहा हूँ तो पेरेंट को चाहिए कि मैं उसको बैलेंस करूँ, मोटिवेट करूँ कि सर जो बोल रहे हैं सही है, या पेरेंट जो बोल रहे हैं तो मैं अपने आप को बैलेंस करूँ कि बेटा नहीं पापा जो बोल रहे हैं सही है। तो इससे बच्चे में एक मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है और बच्चा जो नहीं करने वाला है वो भी कर लेता है। वाह गुड। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है डिस्कशन को रोकने का, बट फिर भी सर ऐसी कौन सी किताबें जो बच्चे के पास IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहा है होनी चाहिए? सर एक्चुअली जो मेरे जो गुरु जो मुझे सिखाए, जो उन्होंने बोला आनंद सर ने, तो उन्होंने ये बोला कि कोई जरूरी नहीं कि आप 10 बुक से पढ़ रहे हो, आप कोई एक बुक उठाओ, कोई भी एक बुक उठाओ। आजकल के बच्चे में सर मैं ये देखता हूँ कि 50 बुक ले लेते हैं कि ये भी बुक ले लिए, वो भी बुक ले लिए, ये भी बुक ले लिए, और कोई बुक पे कमांड नहीं है। मेरा बच्चे से एक ही कंसर्न है, कोई एक बुक को आप डैट में सेलेक्ट करो और उस बुक पे इतना थोड़ी आप मेहनत करो कि डैट मीन्स की हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मगिंग मत करो, उस पॉइंट को थिंकिंग करो और उसी पे आप रिसर्च करो। फिर भी कोई ऐसी बुक जो आप बोलो कि हाँ मेरी क्लास में तो मैं इतने से बोलता हूँ इस काम से इस हो जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है? सर एक्चुअली अभी आजकल जो है डैट मीन्स एक मैंने एक मटेरियल बनाया हुआ है, मैं अपना बुक लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं उससे पढ़ाता हूँ, है ना। और डैट मीन्स सेकेंडली यदि बच्चे यदि बोलते हैं कि मुझे बुक लेना है तो मैं सिंगेज की बुक को प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज मैं क्लासरूम में जो मैं पढ़ाता हूँ मैं अपनी बुक से पढ़ाता हूँ, मेरा अपना मटेरियल बना हुआ है। यस सर, जी सर। अच्छा, वेरी नाइस। मैं उस पर आ ही रहा था कि आपका क्या नया इनिशिएटिव आपने टच भी किया, तो वो क्या है सर वो किताब, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मैथ में मैंने 3 जैसे अलजेब्रा की बात करूँ या कैलकुलस की बात करूँ या कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो उसमें अपना मटेरियल मैंने बनाया हुआ है और वो मटेरियल डैट मीन्स की जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने इतना दिनों में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया और IIT का जो पैटर्न मैंने देखा, तो उसको देखते हुए मैं वहाँ पर उसको राइट किया हूँ और हो सकता है एक दो महीने में मैं उसको लॉन्च भी करूँ। 2 महीने में आप उस किताब को लॉन्च करेंगे? वेरी नाइस सर। तो उस किताब में ऐसा क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हज़ारों किताबें हैं मैथमेटिक्स की, उसमें क्या नया होगा, क्या फ्रेश होगा? एक्चुअली सर जो कुछ बुक मैंने देखा, जो बुक मार्केट में है उस बुक में सर सभी बुक अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने जो वहाँ पे देखा इतने सारे कंटेंट भरे हुए हैं जिनको आपको उतनी नीड नहीं है। जैसे मान लो कि मैं आपको एक बुक की बात, नाम तो नहीं ले सकता, ये बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप रिसर्च कर रहे हो, हमको रिसर्च नहीं करना। आजकल के बच्चे को मुझे रिसर्च नहीं कराना, मुझे क्वालिफाई कराना है। तो क्वालिफाई कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल तैयार करना पड़ेगा कि ताकि बच्चे में एक इंटरेस्ट लेवल क्रिएट हो जाए। आजकल के बच्चे ना कंटेंट देख के बच्चे भागते हैं, इतने सारे कंटेंट सब कौन पढ़ेगा। तो बच्चे को इतना डैट में इजी कंटेंट प्रोवाइड करो कि बच्चे को मन लगे। अब बच्चे को मन लगे तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है बच्चा करेगा। तो मेरा ये सोचा कि मैं उस लेवल पे बच्चे को तैयार करूँ, अब कंटेंट अपना बनाऊँ। थैंक्स सर, थैंक्स सो मच। आप जैसे मैंने बोला कि आप पहले मैथमेटिशियन जो हमारे पास आए हैं, हम बहुत सारे मैथमेटिशियन की तरफ जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, किसी का शेड्यूल फिक्स्ड है, कोई आने वाले एपिसोड्स में आएंगे, बट यू आर द फर्स्ट मैथमेटिशियन इज कमिंग ऑन गुरु टॉक। तो हिस्ट्री में चला जाएगा कि पहले रोशन सर आए थे गुरु टॉक में। जब हम आपसे बात कर रहे थे ना तो हमने कहा था कि सर कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1000-1200 बच्चों को, तो हमने कहा नहीं 1000-1200 को नहीं, लेकिन छोटे छोटे बैचेस लेते हैं, लेकिन 90% रिजल्ट आउटकम है। और उसके बाद हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स जो अलग अलग लोगों से लिए, पेरेंट्स से लिए, तो देन वी फाउंड आउट दैट। सर इससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बच्चे को कि एक लास्ट का मेरा है कंसेप्ट कि आजकल के बच्चे ना डैट मीन्स क्या करते हैं, गोल बना लेते हैं कि मुझे IIT करना, IIT करना, IIT करना है ना।
लेकिन डैट मीन्स गोल के साथ उनका रोड मैप नहीं होता। हाँ। तो मैं बच्चे को यही बोलूँगा कि वो अपना रोड मैप बनाए। गोल के साथ रोड मैप बनना भी ज़रूरी है। यदि आपका रोड मैप तैयार नहीं है तो गोल लेके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि मान लो सपोज यार कि मुझे आपके यहाँ सेंटर पे आना है तो मुझे रोड मैप चाहिए। हाँ। मेरा गोल था कि मुझे इतने बजे आना है। हाँ। लेकिन आप यदि मान लोकेशन यदि मुझे शेयर नहीं करते या एड्रेस नहीं होता तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पाता। बिल्कुल। तो मुद्दा यही है कि मैं IIT के लिए गोल बनाता हूँ। तो गोल बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रोड मैप इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कि आपको रास्ता क्या चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ उनको अचीव करना चाहिए। वाह सर, थैंक यू सो मच सर, ये सारा विजडम शेयर करने के लिए। आई थिंक जो लोग भी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स को लेके थोड़े से भी डरे हुए हैं, तो ये एपिसोड आपको ज़रूर हेल्प करेगा कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी स्ट्रेटजीज़ के साथ अपना मेंटल स्टेटस बैलेंस करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसा कि सर और मेरे बीच में डिस्कशन में ये भी हुआ कि एक टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स जब एक टीम बन जाएंगे तो ये एग्ज़ाम निकालना ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सर, जब मैं आपकी बात कर रहा था टेस्टिमोनियल के लिए, तो हमारे टेस्टिमोनियल के हिसाब से ना यू आर अ वेरीफाइड गुरु, कि अगर आपके पास रोशन सर जैसे टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाक से उनके पास जाइए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम IIT JEE, CUET या ISI जैसे को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो सर, ये हमारी तरफ से आपके लिए ये एक सर्टिफिकेट है, आंकलन टॉप गुरु। ठीक है, जब आप अब भी किसी के टीचर के पास आप ये सर्टिफिकेट देखेंगे तो आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि हमने वेरीफाइड कर दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू। तो ये थे रोशन सर, जिन्होंने हमसे बात की कि IIT जैसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी प्लानिंग, कम किताबों से, राइट स्ट्रेटेजी, हार्डवर्क के दम पे आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर के नए गुरु से और उनसे बात करेंगे इंडिया के किसी और डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स एग्जाम को सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।